Hi friends, how are you? A very good morning to all of you. So today is September 22nd. चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि वो अलाउ करेंगे एनडीए में एंट्री वुमेन कैडेट्स की और बाय मई 2022 ये एग्जाम्स कंडक्ट करना शुरू कर देंगे एनडीए में एग्जाम्स का। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमने एडिटोरियल डिटेल डिस्कशन की थी 20 अगस्त को। देखिए जो इस बार प्रीलिम्स भी दे रहे हैं वो प्लीज़ इसको जाके सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा हॉट टॉपिक रहा है ये। ठीक है, उसमें एक पेज वन पे था। अभी ये ना मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया ताकि लोगों को आदत होती है कि एकदम से नोट्स बनाने की। इसका मत बनाइएगा, पता नहीं आगे टाइम पे क्या होगा क्या नहीं होगा। बेसिकली इसमें क्या है, यूके ने कहा है कि चाहे इंडिया से जो भी आएगा उसको वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है, उसको क्वारंटाइन पीरियड 10 दिन का करना पड़ेगा। तो इंडिया ने कहा कि भैया हम भी आपके साथ ये रेसिप्रोकल मेजर्स लेंगे। अभी आगे क्या होता है क्या नहीं होता, अभी इसके ऊपर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक एडिटोरियल पे आपने देखा होगा द्राविडियन का पूरा दे रखा था। देखिए क्या होता है कि स्टेट वाइज़ इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा आपने ऑकस का दे रखा था। ऑकस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जितना देखने लायक है। अभी थोड़ा-सा आपको अपना कंसर्न जो है आपका होना चाहिए प्रीलिम्स के ऊपर। फ़ोकस अपना उसी पे रखिए, अभी जो प्रीलिम्स आ रहा है। और रही बात ऑकस की, इसके ऊपर बड़े सारे लेक्चर्स आएंगे और हम लोग उसको बड़े डिटेल डिस्कशन में करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ANZ यूएस ट्रीटी का। ये देखिए क्या है क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में थोड़ी सी वो चल रही है, क्योंकि हम न्यूक्लियर सबमरीन अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, या ऑकस को लेकर जो ट्रीटी है। तो एक बार देखते हैं इनके पहले की कौन सी एक ट्रीटी रही है। वो है फाइव आइज, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक है ANZ यूएस ट्रीटी। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1951 में ताकि सिक्योर किया जा सके पैसिफिक को। अब 1984 में क्या हुआ था ना, इसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने कहा था कि मैं मेरी जो कंट्री है वो न्यूक्लियर फ्री जोन है, और उन्होंने यूएस की जो पावर सबमरीन्स थी उनको अपने पोर्ट्स पे अलाउ नहीं किया था। 2 साल बाद क्या हुआ, यूएस ने और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कंक्लूड करनी शुरू कर मतलब जारी रखी बायलैटरल टॉक्स। उन्होंने कहा जो भी हमारी ANZ यूएस की ट्रीटी है उसके अंदर जो भी ऑब्लिगेशंस हम पूरी करेंगे। हाँ, नो डाउट वो ट्राइलेटरल था, बट अब इन्होंने दोनों ने तो अपनी बातचीत जारी रखी थी। और 1986 में क्या किया था, यूएस ने अपनी जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस थी टुवर्ड्स न्यूजीलैंड वो भी सस्पेंड कर दी थी। अब अगर आज का फिलहाल देखा जाए तो अग्रीमेंट जो है फॉर्मली तो एब्रोगेट नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया है। बट जो यूएस है और न्यूजीलैंड है, नो लॉन्गर दे मेंटेन देयर सिक्योरिटी रिलेशनशिप। ठीक है, उसमें एक दे रखा था बैराकूडा क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। ये पूछा जा सकता है क्योंकि यही जो सबमरीन्स हैं डीजल इलेक्ट्रिक बैराकूडा क्लास जो फ्रांस की है, यही वो देने वाले थे ऑस्ट्रेलिया को, जिसको ये कैंसिल कर दिया गया है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैराकूडा क्लास। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक एडिटोरियल पे सेंसस का था। सेंसस हमने कई बार बहुत डिटेल में देखा है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्यों ज़रूरी है या सेंसस क्यों ज़रूरी है। उसकी एडिटोरियल डिस्कशंस हमने 3-4 लेक्चर्स में कर रखी है। अभी के लिए मैंने डेट्स इसलिए नहीं दिए, थोड़ा-सा अपना फोकस प्रीलिम्स पे रखिए, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था वो। जिन्होंने पढ़ा होगा ऑलरेडी वो देख चुके होंगे, या किसी को जानना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, हम आपको डेट्स दे देंगे। एक एडिटोरियल पे एग्रीकल्चर का था। थोड़े-थोड़े पॉइंट्स इसके देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारा जो एक्सपोर्ट का है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है, उसका एम्बिशियस टारगेट है $60 बिलियन बाय 2022। ये इंपॉर्टेंट है। टोटल एक्सपोर्ट्स में अगर इंडिया की में देखा जाए तो एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो है 11%। ये याद रखिएगा। इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है बेसिकली शिफ्ट होना चाह रही है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। मतलब हम चावल दाल से बजाय हम चाहते हैं प्रोसेस्ड फूड देके जाए। उसमें क्या होता है, मोर डेवलपिंग प्रोसेस्ड फूड्स। क्यों? प्रोसेस्ड फूड्स में एक तो वैल्यू हाई हो जाती है, ऊपर से मार्जिन हाई हो जाते हैं, तो टोटल वैल्यू ऑफ टर्म्स जो है वो हाई हो जाएंगे। उसके बाद एक पेज 9 पे था, प्यू रिसर्च की एक स्टडी है। थोड़ा-सा ना ये आप नोट्स बना लीजिए, इसको कहाँ कनेक्ट करना है मैं बताता हूँ। जैसे अब टू चाइल्ड पॉलिसीज़ आई थी, आपने देखा होगा यूपी की, या रिलीजियस कन्वर्जन्स की बात हो रही थी। तो वहाँ पे आप ये ना स्टडी आप इसको पुट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, तो आपका आंसर थोड़ा और ब्यूटीफुल हो जाएगा। उसमें ये था कि जो रिलीजियस कॉम्पोज़िशन है ना इंडिया पॉपुलेशन की सिंस पार्टीशन, तो अगर हम देखें तो दोनों के ही फर्टिलिटी ट्रेंड्स में, चाहे हिंदूज़ हों चाहे मुस्लिम्स हों, ये मेजर पॉपुलेशन इन्हीं की है, तो उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ठीक है? तो ओवरऑल जो रिलीजियस कॉम्पोज़िशन है सिंस 91, इंडिया की बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, बहुत मार्जिनल चेंजेज़ हुए उन्होंने कहा है। अगर हम 92 से 2015 की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, मुस्लिम्स का भी डिक्लाइन हुआ है, हिंदूज़ का भी डिक्लाइन हुआ है, और ज़्यादा इनके अंदर बीच में गैप ज़्यादा नहीं है। अगर हम चाइल्ड बियरिंग की बात करें, तो उसका गैप जो है, जैसे पहले 4.4 था मुस्लिम्स में, वो भी 2.6 पे आ गया है, और जो हिंदूज़ का 3.3 था वो भी 2.1 पे आ गया है। तो अब इनका जो गैप ज़्यादा नहीं रहा है, जो एक कंसर्न हो जाता है ना कि मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हो जाएँगे इंडिया में तब दिक्कत हो जाएगी, ये है, वो है, जो भी बातें होती हैं, जो पॉलिटिकल बातें हैं, तो उसका एक रिसर्च ने ये कहा है कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
उसमें उन्होंने कहा है कि अगर परसेंटेज टर्म्स की भी बात करें, तो 1951 से लेके 2011 तक जो मुस्लिम्स हैं, वो 14.2% पॉपुलेशन हो गई है अब उनकी। तो अगर हम देखें तो 4.4 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़े हैं। हिंदूज़ नो डाउट डिक्लाइन हुए बाय 4.3%। अब उनकी पॉपुलेशन जो है वो है 80% के करीब। और अगर हम सारे रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, जो ये 6 मेजर रिलीजियस ग्रुप्स हैं, अगर उनके एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो इंक्रीज़ हुआ है। अगर जैसे का डिक्रीज़ हुआ है वो हैं पारसीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल एज़ इट इज़ लिखिएगा जैसा हमने लिखा है। उनकी नंबर हाफ़ हुआ है बिटवीन 1951 एंड 2011, ठीक है? उसके बाद एक टोटल बात करेंगे, अगर टोटल बात की जाए, अगर हम जैसे हम हमारी टोटल पॉपुलेशन 120 करोड़ है, उसमें से 80 लाख लोग वो हैं जो किसी भी पॉपुलेशन ग्रुप को या किसी भी रिलीजियस ग्रुप को बिलॉन्ग नहीं करते हैं। और उस कैटेगरी में ज़्यादातर जैसे ट्राइबल्स या आदिवासीज़ आते हैं, उसमें से भी 80 लाख में से 50 लाख लोग वो हैं जो सरनास। आपको पता है सरनास का रिलीजियस कोड को लेके बहुत ज़्यादा चल रहा था। एक बेसिकली आपको पता होना चाहिए, सरनास ये सारा उस साइड है, छोटा नागपुर प्लेटू के साइड। मतलब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, ये इस साइड को लेंगे आप सरनास की। और इनके जो बिलीवर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं सरना के, दे बिलीव, मतलब वो नेचर को पूजते हैं, चाहे जल हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो, इनको पूजा जाता है उसमें। और उन्होंने कहा अगर हम रिलीजियस कन्वर्जन की बात करें, उसका भी एक नेग्लिजिबल इम्पैक्ट रहा है अगर इंडिया की ओवरऑल कॉम्पोजिशन की बात करें, क्योंकि 98% जो एडल्ट्स हैं इंडिया के, वो स्टिल अपना जो जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं उसी में ही अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो रिलीजियस कन्वर्जन की भी ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इंडिया पे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट था, पेज 12 पे आपने देखा होगा बड़ा एक र्यूमर फैल रहा है कि दोबारा से वो 2008 के जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है वैसे आ जाएँगे, चाइना में ये हो गया है, वो हो गया है। पता नहीं क्यों ऐसा र्यूमर्स उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं देख रहे वो कि वो एक लेमैन ब्रदर्स का जो था वो एक बैंक था और उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का स्टेक लगे हुए थे, तो उस वजह से वो एक ग्लोबल इम्पैक्ट लाया था। उसके पास पैसे बहुत लोग लगे हुए थे और उसने बहुत पैसे लगाए हुए थे। तो उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट आया था, बल्कि अगर देखा जाए तो जो चाइना में हुआ है, वो कोई बैंक नहीं है, वो एक रियल एस्टेट कंपनी है अगर देखा जाए। और अगर देखा जाए तो चाइना की सेकंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर है एवरग्रांडे। उसमें उसमें क्या है कि दिक्कत क्या आ रही है कि वो कह रहे हैं कि ये डिफ़ॉल्ट कर सकता है इंटरेस्ट पेमेंट में। अगर उसके टोटल ओवरड्यूज़ देखे जाएँ तो वो करीबन-करीबन $300 बिलियन, अगर देखा जाए तो 21-22 लाख करोड़ का इसका है। और कहते हैं चाइना की 2% जीडीपी जो है वो है इसका, मतलब जितना इसका टोटल एबिलिटी है वो चाइना की 2% जीडीपी है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हो सकता है ये दिक्कत आ जाए, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप अपना मार्केट से पैसा उठाओ या जैसे भी करना है कैसे करो। बट हमें ये देखना चाहिए कि इसमें और उस वाली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट इज़ कैपेबल इनफ कि अगर ये अगर स्प्रेड होने लगा या दूसरी स्टेट्स को भी खराब करने लगा या दूसरे प्रॉपर्टी डेवलपर्स में भी डेंजर आने लगा या कुछ ऐसा इसका मेजर इम्पैक्ट आने लगा, तो चाइना ईज़िली इसको हैंडल कर लेगा और अपने आप को घुस के इसको बेल आउट कर देगा। बट अभी उस चाइना की गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम बेल आउट पैकेज नहीं देंगे, आप मार्केट से अपना जैसे भी करना है अपने आप करिए, बिज़नेस को बिज़नेस की तरह लीजिए। बट अभी ये देखने वाली बातें होंगी, जो ये कह रहे हैं ना कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, वो कुछ ऐसी सिचुएशन वाली बात नहीं है। इसमें अभी आने वाले टाइम पे जो आएगा वो हम देखेंगे। बट अभी आपके लिए फ़िलहाल थोड़ा-सा आपको आउटर पता होना चाहिए था, थोड़ा-सा मेजर आपको पता होना चाहिए था, ये है क्या, क्या नहीं। बस इतना ही जानने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।